छोटी सी हेट स्पीच देने के लिए किसी को 3 साल जेल के अंदर कर देते हैं, और कोई मौत की धमकी दे रहा है कि साहब इसे मार देंगे हम, तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है सरकार? सरकार किसी इंतजार में है कि कोई बहुत बड़ा कांड हो जाए, कोई बहुत बड़ा नरसंहार हो जाए, तो उसके बाद कोई फैसला लेंगे। और ये सरकार वही सरकार है, और ये जो सरकार के लोग हैं ये वही लोग हैं जो लखीमपुर खेरी में जो किसानों की नृशंस हत्या हुई है उस पर अब तक मौन बैठे हुए हैं, अब तक उन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। तो अब ये लोग जो विरोध करेगा, जो इस मनवादी व्यवस्था का भी विरोध करेगा और जो संविधान के खिलाफ खड़े हुए हैं, तो उन लोगों के खिलाफ जो जाएगा, जो संविधान को बचाने के लिए। अब बौद्ध धर्म को तो कोर्ट नहीं बताया है कि बौद्ध धर्म में जाओ, जैन में जाओ, सिख में जाओ तो आपके जो मौलिक अधिकार हैं, जो आपको जो प्रिविलेज मिल रहे हैं वो मिलते रहेंगे। तो माननीय कोर्ट से और संविधान से तो बढ़ के कोई है नहीं। तो अगर वो उन्होंने बौद्ध धर्म की स्वेच्छा से दीक्षा ली है तो इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई गुरेज है। और अगर गुरेज है तो उसकी मिल के बात कीजिए, आप बात कीजिए ना कि साहब आप क्यों उसमें जा रहे हैं, हमारा धर्म क्यों छोड़ रहे हैं। और धमकी देने से आप क्या सोचें, आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि आप धमकी देने से किसी को डरा लेंगे से और उसके कदम वापस आ जाएंगे। किसी व्यक्ति ने अगर धर्म को बदल कर दूसरे धर्म में गया है तो बहुत साहसिक फैसला होता है ये, और जब एक बार किसी व्यक्ति ने ये फैसला ले लिया तो पूरे सोच समझ के फैसला लिया होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जो धर्मगुरु, तो उनके खिलाफ भी सरकार को सोचना चाहिए। वो साहब अब एक चीज़ तो स्पष्ट हो चुकी है, केजरीवाल साहब ना तो मुसलमानों के हैं, क्योंकि बिल्किस बानो कांड पे भी केजरीवाल साहब ने चुप्पी साधी। अब केजरीवाल साहब का दोहरा पैमाना देख लो, मनीष सिसोदिया की तो तुलना कर रही है भगत सिंह से, और वहीं जहाँ पे इनका दूसरा फोटो रहता है बाबा साहब का, और बाबा साहब के अनुयायी को तो इन्होंने निष्कासित कर दिया। तो जनता तो इस चीज़ को देख रही है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस ने एक दलित चेहरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, और ये कोई दो आदमियों ने नहीं बनाया कि भाई सोनिया जी या राहुल जी ने बनाया हो या वर्किंग कमेटी ने बनाया हो, बाकायदा उसका चुनाव हुआ और तकरीबन उनको 8,000 वोट मिले, 9,000 में से 8,000 वोट मिले, यानी कि उन्हें लगभग 90% जो पूरे देश भर के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने वोट दिया। तो जब एक दलित चेहरा कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आगामी चुनाव में, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो गुजरात का चुनाव हो, दोनों ही चुनाव में दलित वोटर, ओबीसी वोटर और माइनॉरिटी का जो वोटर है, ठीक है, वो सबका रुझान अब कांग्रेस की तरफ होगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो ये दोहरा चरित्र है, चुनाव से पहले कुछ और, चुनाव के बाद कुछ और, कहने का कुछ और दिखाने का कुछ और। कहने को तो ये बाबा साहब की बात करते हैं, और कहने को तो ये बापू की फोटो पे जाते हैं, वहाँ पे राजघाट पे जाके शीश नवाते हैं, और जब करने की बात आती है तो करते क्या है, ये भी मनवाद फैला रहे हैं। ये किसी से छुपा थोड़ा ही है। एक तरफ आप मनीष सिसोदिया को तो आप नेशनल हीरो बना रहे हैं, और राजेंद्र पाल गौतम जी को आपने क्या बना रखा है। भाई राजेंद्र पाल गौतम जी ने क्या गुनाह किया? वो बहुजनों की आवाज़ उठा रहे थे, उनके साथ शोषण हो रहा था, उनको समाज में सम्मान नहीं मिल रहा था, तो उनके हक की आवाज़ उठा रहे थे। और जबकि वो आपके एजेंडे में था कि हम साहब बाबा साहब के संविधान के अनुरूप चलेंगे। तो ये तो साफ तौर पे आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, बाबा साहब की अनदेखी कर रहे हैं, बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं और इस देश का अपमान कर रहे हैं। तो देश की जो जनता है, जो 85% जनता है, वो इन चीज़ों को अब पूरी तरीके से समझ चुकी है। पहले थोड़ा सा इनके मन में डाउट था कि हो सकता है केजरीवाल जी सच में देशभक्त हो, लेकिन अब समझ में आ गया है कि केजरीवाल जी सिर्फ और सिर्फ कुर्सी भक्त है। देखिए बेईमान दोनों ही हैं। अब देखने वाली बात ये है कि कौन ज्यादा बेईमान कौन है। देखो फिलहाल तो दोनों ही बराबरी पे बेईमानी कर रहे हैं, दोनों ही बराबरी पे बेईमानी कर रहे हैं। दोनों ही लोग, चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे आम आदमी पार्टी के लोग हों, दोनों ही लोग आरक्षण को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही लोग हिंदुत्व की आड़ में SC ST OBC और जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनके मौलिक अधिकारों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। दोनों ही लोग जहां जहां पे इनकी सरकारें हैं, दोनों ही लोगों ने शिक्षा को कमजोर करने का काम किया है। दोनों ही लोगों ने जो मुख्य धारा है उससे बहुजनों को दूर करने का काम किया है। अब इसमें ये बता पाना मुश्किल है कि किसने ज्यादा किया।
इसका तो हमें पूरा पुनरावलोकन करना पड़ेगा, पूरा इसका एनालिसिस करना पड़ेगा। अब केजरीवाल साहब की अगर बात की जाए, सिर्फ हम शिक्षा की बात ले लें तो दिल्ली में कम से कम इन्होंने 40 से 45 हजार शिक्षकों को ये भर्ती नहीं होने दी, नुकसान किया। और अगर हम पूरे देश की बात ले लें, केंद्र सरकार की बात ले लें, तो इन्होंने, केंद्र सरकार ने लगभग 80 लाख पदों की भर्ती नहीं होने दी। अगर हम सिर्फ केंद्र सरकार के अधीन जो यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं उनकी हम बात करें, तो उन्होंने SC ST और OBC के तकरीबन 35 से 40 हजार प्रोफेसरों की भर्ती नहीं होने दी, और उसके अगेंस्ट जनरल कोटा जनरेट कर दिया। ऐसा होता है कि इंटरव्यू में अगर आप आरक्षित पद के कैंडिडेट को 3 बार रिजेक्ट कर दो, क्योंकि इंटरव्यू में कैंडिडेट को सेलेक्ट करना या ना करना वो होता है पैनल के ऊपर। और पैनल में कौन बैठते हैं? इस पिछले 8-9 साल से पैनल में सारे RSS के लोग बैठ रहे हैं। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग स्लो पॉइजन की तरह धीरे धीरे जितनी भी आरक्षित पद हैं उन सारे आरक्षित पदों में बहुजनों की एंट्री इन्होंने बंद कर दी। ये कह रहे हैं साहब इंटरव्यू ये क्वालिफाई नहीं कर पाया। अब एक नया सिगूफा चल रहा है। मेरे कई मित्र दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, एडॉक पे पढ़ा रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई परमानेंट वैकेंसी तो बीजेपी निकाल नहीं रही है। अब वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ RSS का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है साहब। अगर आपने RSS की शाखा ज्वाइन की है तब तो वो आपको एडॉक पे रखेंगे, और अगर आप RSS की शाखा से नहीं जुड़े हुए हैं तो आपका एडॉक रिन्यू नहीं कर रहे हैं। तकरीबन 50% लोग उसमें से रिजेक्ट हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं। यदि इस शाखा में चले जाते हैं, किसी को नौकरी मिल रही है, RSS की शाखा में जाने से दिक्कत क्या है? देखो साहब, बात दिक्कत ये नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। दिक्कत ये है कि हमारे देश में संविधान रहेगा कि नहीं रहेगा। संविधान के तहत हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। आप RSS की शाखा में जाइए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति अपनी मर्जी से जाए। आप मंदिर में जाइए, कोई बुराई नहीं है। आप मस्जिद में जाइए, आप गिरजाघर जाइए, आप गुरुद्वारे जाइए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जहाँ पे कंपल्सन आ जाता है, जहाँ पे जबरदस्ती थोपी जाती है, दिक्कत साहब वहाँ आना शुरू हो जाती है कि अगर आप RSS की शाखा में नहीं जाएंगे तो आप देशभक्त नहीं कहलाएंगे, फिर आप देशद्रोही कहलाएंगे। तो दिक्कत वहाँ आ जाती है साहब। और भारतीय जनता पार्टी कुछ इसी तरीके का माहौल बना रही है, और इसी राह पे अब आम आदमी पार्टी भी चल रही है कि साहब वो अगर देशभक्त है तो हम कट्टर देशभक्त हैं, वो अगर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वो जय श्री राम कर रहे हैं तो हम जय हनुमान कर रहे हैं। भाई जय संविधान क्यों नहीं कर रहे आप? संविधान ने ही तो आपको ये दर्जा दिया, जो आपको बोलने की आज़ादी दी, जो केजरीवाल जी को जो रामलीला ग्राउंड में आंदोलन करने की आज़ादी दी, वो संविधान ने ही तो दी। संविधान के दम पे तो आप IAS ऑफिसर बने, IRS ऑफिसर बने, संविधान के दम पे आप मुख्यमंत्री बने, और अब आप संविधान विरोधी काम कर रहे हैं। यही मोदी जी 2014 से पहले ये कहते थे कि मैं पिछड़े का बेटा हूँ, मैं OBC जात का हूँ, मैं चाय बेचने वाला हूँ। अब इनको OBC जातियां नहीं दिख रही हैं, अब इनको SC ST नहीं दिख रहे हैं। आपने 10% EWS आरक्षण देकर क्या किया है? साफ साफ संविधान का मजाक उड़ाया है। संविधान में साफ क्लॉज है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, और आरक्षण आर्थिक आधार पे नहीं, सामाजिक आधार पे मिल रहा है। जो जातियां हमारे देश में तकरीबन 5000 साल से 10,000 साल से गुलामी में रह रही हैं, उनको सामाजिक बराबरी नहीं मिली है, तो उनको सामाजिक आधार पे आरक्षण दिया गया था, और उस आरक्षण का दुरुपयोग किया जा रहा है। उसके नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 से 9 सालों में लोगों को छलने का काम किया है, लोगों के साथ धोखा करने का काम किया है। दुर्भाग्यपूर्ण है, जहां एक तरफ आजम खान साहब को हेट स्पीच के लिए 3 साल की सजा होती है, वहीं दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा जैसे लोग बेखौफ घूम रहे हैं। इन पे कोई लगाम लगाने वाला नहीं। ये साफ साफ एक क्लियर मैसेज है कि अगर आप सत्ता में हैं तो आप निरंकुश हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, और अगर आप सत्ता में नहीं हैं तो आपको बेबुनियाद भी परेशान किया जा सकता है। और आजम खान साहब, मुझे ऐसा लग रहा है इस जो इनका जो आगे सीढ़ियां हैं तो वो सीढ़ी का पहला पायदान है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी विपक्ष में मजबूत लोग हैं तो उन सबको इसी तरीके से मौजूदा केंद्र सरकार परेशान करेगी, प्रताड़ित करेगी, और जो इसमें झुक जाएगा, लालू यादव जी के साथ भी आप देखिए, उनको भी जेल हुई थी, लेकिन वो नहीं झुके तो फाइनली सरकार को
घुटने टेकने पड़े। और बिहार की स्थिति आप देख लो, बिहार की पूरी जनता उनके साथ है और बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। तो ये मौजूदा समय ऐसा है जो विपक्ष के नेता हैं उनके लिए बड़ा, कहते हैं ना, एक कड़ी परीक्षा वाला समय है। एक आग के वो जो शोलों पे से चल के जाना है। तो अब ये देखने वाली बात ये रहेगी कि इसमें जो बाकी विपक्ष के नेता हैं वो क्या रणनीति बनाते हैं और किस तरीके से सरकार की जो इस तरह की नीतियां हैं उसका किस तरीके से जवाब देती है। लेकिन सर, ये जो मामला है पूरा कोर्ट का डिसीजन है, तो कोर्ट एक तरफा डिसीजन क्यों दे रहा है? भाई कोर्ट डिसीजन देता है तो कोर्ट का डिसीजन ऐसा क्यों होता है कि नूपुर शर्मा को तो सिर्फ ये बोल दिया कि साहब आपको माफी मांगनी चाहिए और आजम खान साहब को 3 साल की जेल। एक ही तरह की गतिविधि के लिए आप 2 तरह के दंड कैसे दे सकते हैं? तो ये कहीं ना कहीं जो राहुल जी कहते हैं ना कि राजा है और तानाशाही चल रही है, तो उस बात का समर्थन कर रहे हैं। इस समय जो लोकतंत्र के तीनों स्तंभ हैं वो मोदी जी के आगे अधीन है। इसके मुझे ऐसा लगता है कि वो विपक्ष के नेता हैं और मुखर होके बोलते हैं, तो इस चीज का उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा है। लालू यादव जी भी जेल रहे थे और भी तमाम जो नेता हैं विपक्ष के नेता वो भी जेल गए हैं। तो जो इस समय मुखर होके विपक्ष में बोल रहा है, सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, कोई भी हो, उन सबको सरकार एक एक करके टारगेट कर रही है। किसी को पैसे से तोड़ रही है, किसी को सीबीआई ईडी से तोड़ रही है। जो पैसे से सीबीआई ईडी से नहीं टूट रहा है उसको फिर ये न्यायपालिका के थ्रू तोड़ रहे हैं, उसको सजा उसके खिलाफ करवा रहे हैं। सिद्धू जी भी देखो जेल में है, उनको भी सजा हो गई है। राज बब्बर साहब के ऊपर भी एक केस लगा हुआ है, हालांकि उनको जमानत मिल गई है लेकिन फिर भी उनको परेशान किया जा रहा है। राहुल जी का भी देखा आपने, 5 बार उनकी पेशी हुई थी, सोनिया जी की पेशी हुई। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हमें समझने की ज़रूरत है, जिन पे जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है कि मौजूदा सरकार किस तरीके से जो एक राजनीति का न्यूनतम स्तर होता है उस न्यूनतम स्तर पे आ चुका है। अब ये बताइए, ओवैसी साहब की पार्टी में एक से एक जहर फेंकने वाले व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं हो रही। उनके खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए ना। और एक से एक महामंडलेश्वर हैं, एक से एक धर्मगुरु हैं जो कहते हैं कि हिंदुओं को तो अब तलवार उठा लेनी चाहिए, हिंदुओं को फरसे उठा लेने चाहिए, हिंदुओं को जो है बंदूकें उठा लेनी चाहिए, कत्लेआम मचा देना चाहिए। उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। साफ तौर पे ये संकेत है कि अगर आपको सरकार का समर्थन है, ठीक है, वो एक कहावत है ना साहब, जब सैया बहु कुतवाल तो डर काहे को। तो आपके सैया कुतवाल हैं, मोदी जी इस समय प्रधानमंत्री हैं, योगी जी इस समय मुख्यमंत्री हैं। तो इनकी शरण में जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, भाई शहजाद पूनावाला भी तो बीजेपी की तरफ से बोल रहा है, उसके खिलाफ कोई सजा कुछ होता है उसके खिलाफ? तमाम ऐसे जो हैं मुस्लिम लोग हैं जो बीजेपी का पक्ष लेके बोलते हैं, कई मुस्लिम धर्मगुरु भी बीजेपी का पक्ष लेके बोल रहे हैं और कई हिंदू धर्मगुरु हैं वो भी बीजेपी के विपक्ष में बोल रहे हैं। तो जो विपक्ष में बोल रहा है, अभी देखो मध्य प्रदेश में 1-2 बाबा थे जो बीजेपी के विपक्ष में थे, उनके खिलाफ कई फर्जी केस लगा दिए गए। राम रहीम जब वो चुनाव आता है तो राम रहीम पैरोल पे आ जाते हैं। तो सत्ता का जितना दुरुपयोग हो सकता है उतना मैक्सिमम दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है और इसमें पिस कौन रहा है? आम जनता पिस रही है। अब आजम खान साहब के ऊपर जो भी कार्रवाई हुई ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई है। एक मुखर वक्ता है आजम खान साहब, सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया है और पिछले 3-4 साल से उनके खिलाफ जो भी हो रहा है वो बहुत ही दुखद है और हमारी उनके साथ पूरी शोक संवेदनाएं हैं। हम हर तरीके से उनके साथ हैं और इस तरह की ज्यादतियाँ जिस भी नेता के साथ हो रही हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का, तो हम उसके साथ हैं हर तरीके से। और ये मुझे ऐसा लग रहा है लोकतंत्र को और देश को बचाने का एक संघर्ष है और इस संघर्ष में जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, तो इनको कांग्रेस पार्टी का सहयोग करना चाहिए। छोटी पार्टियों को अब जो होता है ना, जो पुरानी रंजिशें या कुछ और दिन में मलाल है, तो उन मलाल को भूलना चाहिए। देश को और संविधान को अगर हमें बचाना है, देश के आम जनों की अगर हमें रक्षा करनी है, उनके हितों को समझना है, गरीब, मजलूम, किसान, मजदूर, युवा, इनके हक के बारे में अगर हमें सोचना है, उनके लिए कुछ करना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की ज़रूरत है। एक जो अम्ब्रेला होता है उसके अंदर आने की ज़रूरत है।
और एकजुट जब तक हम लोग नहीं होंगे तब तक हम ऐसी जो निरंकुश हो चुकी है ये सरकार, तो इसके खिलाफ हम कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो, एक बड़े छत्रप को हराने के लिए जो छोटे छोटे राजा होते हैं उनको एकजुट होना पड़ता है। तो जो छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं इन सबको एकजुट होना पड़ेगा, आपसी जो मनमुटाव है उनको दूर करना पड़ेगा, सभी नेताओं को बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी, और जो समान विचारधारा के लोग हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो देश के बहुजनों के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, तो इनको एकजुट होना ही पड़ेगा साहब। और ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है विपक्ष के लिए एक संकेत है कि जो भी मुखर होके बोलेगा उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। और कहते हैं ना साहब, समझदार को इशारा काफी होता है। आजम खान साहब को तो एक मोहरा बनाया गया है कि साहब देखो, आजम खान साहब संसद में खूब बोलते थे, तीखा बोलते थे, और आजम खान साहब को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो बाकी सब लोग भी सचेत हो जाओ, नहीं तो आप लोगों का भी वही हाल होगा जो लालू जी का हाल किया, आजम खान जी का हाल किया और बाकी नेताओं का। तो कुल मिला जुला के ये है कि संकट का दौर है, मतलब बोलने का लोकतंत्र के लिए संकट का दौर है। और जो हमारा बोलने की जो हमें आज़ादी दी है संविधान ने, तो कहीं ना कहीं वो खतरे में है। पत्रकारिता भी, निर्भीक पत्रकारिता भी खतरे में है। जो मुखर होके वक्ता बोलते हैं तो उनकी जो मुखरता है, जो उनकी स्वतंत्रता है बोलने की, तो वो भी आज़ादी खतरे में।